नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिमोनेटाइजेशन से संबंधित, दूसरा राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स और तीसरा हॉस्पिटल्स में आग लगने की घटना से हुई डेथ्स के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट का ये आर्टिकल है। कोट है आज का, हाँ एक चौथा आज हम एक टॉपिक निपटा देंगे जीएस पेपर 3 का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित। और ये जो क्वेश्चन है, इलाबरेट द पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये मैंने नहीं बनाया, यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन 2019 में। तो आज फूड प्रोसेसिंग से संबंधित टॉपिक हम कवर कर देंगे लास्ट में, चौथे नंबर पे। ये कोट है मार्टिन लूथर किंग का, देयर कम्स ए टाइम व्हेन साइलेंस इज बिट्रेयल। यानी समाज में कुछ गलत होता है, आपको वो गलत सहन नहीं करना चाहिए, और एक समय तो ऐसा आता है कि जब आप चुप रहते हो, विरोध नहीं करते हो, तो मतलब आप धोखा कर रहे हो। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिमोनेटाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को हुए अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और अब इसे 5 साल पूरे हो चुके हैं। काफ़ी सारी बातें सरकार के द्वारा बोली गई थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो ब्लैक मनी है उसे कैप्चर कर लिया जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होगा, और इसके साथ साथ इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा डिजिटल होगी और सर्कुलेशन में कैश का कम इस्तेमाल होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बोले गए थे। लेकिन देखो, 99.3% जो कैंसल्ड कैश था यानी पुराने नोट, वो तो बैंकों के पास वापस आ गए। यानी इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, बल्कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी थी भी सही तो उसने सफलतापूर्वक उसकी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, यानी उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, तभी तो वो नोट बैंकों के पास वापस आ गए। तो ये तो और भी बुरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर बहुत से लोगों के पास पहले ब्लैक मनी था तो नोटबंदी की सहायता से उन्होंने अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। और ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, क्या टैक्स बेस इंक्रीज हुआ? देखो, ये बात तो सच है, पहले के अपेक्षाकृत पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल किए, लेकिन क्या ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे किया? इसका आंसर है नो। राइटर के अनुसार ज़्यादा लोगों ने टैक्स नहीं पे किया। और सरकार का ये कहना कि नोटबंदी के बाद कैश का इस्तेमाल कम होगा, जो कैश सर्कुलेशन में है वो कम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी सरकार अचीव नहीं कर सकी। आज के समय में डिमोनेटाइजेशन से पहले जितना कैश सर्कुलेशन में था, उससे भी ज़्यादा कैश आज के समय में सर्कुलेशन में है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो डिमोनेटाइजेशन इससे पहले देश में 1948 में हुआ था और 1978 में भी हुआ था। तब भी डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से फेल रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे ध्यान में नहीं लिया और नोटबंदी लागू कर दी। देखो, अगर देश में ब्लैक मनी है भी सही, तो लोग ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी को करेंसी की फॉर्म में छुपा के रखते हैं। ब्लैक मनी को रियल एस्टेट की फॉर्म में या फिर दूसरे जो अल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं उनकी सहायता से छुपा के रखा जाता है लोगों के द्वारा। और देखो, सरकार डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं अचीव कर पाई, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पर, उससे देश अभी भी नहीं उबर सका है। पॉलिटिक्स में देखो, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, नरेटिव जो है वो भारी पड़ता है किस पर? इकोनॉमी पर। जैसे किसानों का लोन माफ कर दो। अब पता है लोन माफ करने से लॉन्ग टर्म में किसानों को फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हो तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन नरेटिव ऐसा है कि हमने किसानों के लिए किया, हमने लोन माफ कर दिया। तो बेसिक जो इकोनॉमी है ना, वो जनता को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यूपीए ने लोन माफ किया था, तब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने यह कहा था लोन माफी इज नॉट ए सॉल्यूशन, लेकिन यूपीए 2009 का इलेक्शन जीत गई थी, किसानों का लोन माफ करना एक मेजर फैक्टर उसमें रहा था। उसी प्रकार से एनडीए की सरकार ने क्या किया, जब नोटबंदी की तो एक नैरेटिव सेट कर दिया कि
जो लोग लाइन में लगे ना अपना पैसा चेंज करवाने के लिए, तो उनको बोला गया तो क्या हुआ, आप लाइन में लगे हो, देश के जवान बॉर्डर पर खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए लाइन में नहीं लग सकते? तो नोटबंदी के दौरान नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगना मतलब कि पैट्रियोटिज्म का एक सिंबल बन गया। उसके बाद कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने विरोध किया कि भैया इकोनॉमिकली डीमोनेटाइजेशन से फायदा नहीं होगा। तो सरकार ने फिर ये नैरेटिव सेट कर दिया कि जो लोग डीमोनेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं उनके पास ब्लैक मनी है और वो घबराए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शुरुआत में बहुत कम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ लिखा, लेकिन देखो जब प्रूफ सामने आया कि डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया है, 99.3% जो करेंसी है वो वापस आ गई है, तो उसके बाद सरकार ने फिर ऑब्जेक्टिव चेंज करने की कोशिश की, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की कि देखो डीमोनेटाइजेशन से अब इकोनॉमी जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, मतलब फिर सरकार ने ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, उन सब बातों पे फोकस करना थोड़ा कम कर दिया। सरकार ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो ये पेटीएम जैसी एप्लीकेशन है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमी जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ी है। लास्ट में राइटर एक बार फिर से ये बोलते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की जो केस स्टडी है वो हमें बताती है किस प्रकार से अगर नरेटिव वर्सेस इकोनॉमिक फैक्ट्स की लड़ाई हो तो नरेटिव जो है वो इकोनॉमिक फैक्ट्स पर भारी पड़ता है। ये देखो नरेटिव ही था जिसकी वजह से लोगों को हमारे देश में नोटबंदी के दौरान इतनी ज़्यादा पर्सनल हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे, बहुत से लोगों का इनकम लॉस हुआ, उनकी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई नोटबंदी की वजह से। लेकिन फिर भी नरेटिव ऐसा सेट किया गया कि ये एक भला काम है, और जब लोगों को पता लगा नोटबंदी फेल हो गई है उसके बाद भी ये नरेटिव सेट किया गया कि इंटेंशन अच्छी थी जबकि इम्प्लीमेंटेशन खराब थी। तो अब जबकि 5 साल पूरे हुए हैं नोटबंदी के, ऐसा तो नहीं देखो सरकार जश्न बना रही है कि हाँ बहुत बड़ा रिफॉर्म उस समय हुआ था, लेकिन सरकार अभी तक नोटबंदी की फेलियर को मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि एविडेंस है, फैक्ट सामने हैं कि नोटबंदी पूरी तरह से फेल हुई थी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डीमोनेटाइजेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के राइट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस इशू से संबंधित। देखो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है ना, हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। चूँकि इंडिया ने कम कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग में, इसलिए इंडिया को थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना चाहिए कार्बन बजट में डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि मेनली वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब विभिन्न देश डेवलप कंट्रीज बोलते हैं कि इंडिया भी कोल के बजाय दूसरे एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करे, तब भी इंडिया ये बोलता है कि भैया आपने तो डेवलपमेंट कर ली, क्या हम डेवलपमेंट ना करें? तो इन सब बातों का जवाब देते हैं राइटर इस आर्टिकल में। राइटर कहते हैं सबसे पहली बात, देखो ये बात सच है कि इंडिया को डेवलपमेंट करने का अधिकार है, लेकिन क्या डेवलपमेंट कोल से होगी? डेवलपमेंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो देखो कोई भी हो सकती है ना, एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी भी हो सकती है। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, कोल सस्ता भी है, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना सस्ता है और कोल की सप्लाई को इंश्योर भी किया जा सकता है। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोल सस्ता है ये किसने कह दिया? कोल क्राइसिस पैदा हुए कुछ दिनों पहले हमने देखा कोल की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये पहले का मतलब ये पहले की बात है कि कोल बहुत ज़्यादा सस्ता है। आज के समय में वो सिचुएशन नहीं है। आज के समय में दोनों चीज़ें हुई हैं, एक तरफ कोल महंगा हुआ है और दूसरी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिलेटिवली पहले के अपेक्षाकृत सस्ती हुई है। सोलर पैनल्स आज के समय में सस्ते आने लगे हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना सस्ता हो गया है। तो अगर आप कंपेयर करोगे रिन्यूएबल एनर्जी को कोल से, इतना ज़्यादा फर्क आज के समय में नहीं है। तो इंडिया जो बार बार बोल रहा है कि हमें कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने की इजाज़त दी जाए, ये जो चॉइस है ना इंडिया की सही नहीं है। इंडिया को इसे फिर से एनालाइज करना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद राइटर और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो इंडिया की सरकार और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकारें ये बोलती थी कि ये इंडिया जैसे देश आज़ाद तो हो चुके हैं लेकिन नियो कॉलोनिज्म अभी भी है। नियो कॉलोनिज्म मतलब सिचुएशन ये है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ बेचारे अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, और
ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप कंट्रीज़ में ही है, वहाँ पे माल की प्रोसेसिंग होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ तो बेचारे इनपुट देते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं। तो इंडिया इस सिचुएशन को आज चेंज कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड का लीडर बन सकता है। आज इंडिया के पास चॉइस है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पूरे वर्ल्ड का लीडर बनने की। उस समय इंडिया बोलता था हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए हम डिपेंडेंट हैं डेवलप कंट्रीज के ऊपर। लेकिन आज तो आप सिचुएशन बदल सकते हो ना। आज सिचुएशन आप ऐसे भी बदल सकते हो। पहले यह हुआ करता था, बने हुए माल को हम डेवलप कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया करते थे। रिलेशनशिप नॉर्थ साउथ की कुछ ऐसे थी, नॉर्थ मतलब डेवलप कंट्रीज और साउथ मतलब डेवलपिंग या फिर गरीब कंट्रीज। लेकिन आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में साउथ साउथ कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। विभिन्न देश जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और जो पहले सिचुएशन थी कि टेक्नोलॉजी के लिए साउथ नॉर्थ के ऊपर डिपेंडेंट था, उस सिचुएशन को उल्टा किया जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जो नॉर्थ है वो साउथ के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसके बाद देखो, एक बात इंडिया ये भी बोलता है, ये जस्टिस के अगेंस्ट है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग में कम कंट्रीब्यूट किया है, तो जैसे डेवलप कंट्रीज के साथ किया जा रहा है हम वैसा नहीं करेंगे, आप हमें कुछ रियायत दीजिए, मतलब हमारे साथ थोड़ा लिबरल बिहेव कीजिए। जो कंसेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग है। डेवलप कंट्रीज की ज़्यादा है और हमारी कम है, ये बात इंडिया बोलता है। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, भैया एक बात सोचो, अगर आपको ऐसा ही सोचना है तो आप थोड़े अपने सोच को और वाइडन कीजिए ना। नेशन स्टेट के संदर्भ में क्यों सोचते हो? आप ऐसा भी बोलिए कि देश के अंदर भी जो अमीर लोग हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट चेंज को कम करने की। और चलो अमीर गरीब के दृष्टिकोण से भी मत देखिए, ये देखिए ना, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़्यादा बनती हैं। एनिमल्स तो बेचारे, उनका क्या कसूर है? एनिमल्स, पेड़ पौधे, उनको तो काटा जा रहा है, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सारा का सारा बलिदान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। सिर्फ नेशन स्टेट के संदर्भ में या फिर विभिन्न कंट्रीज के संदर्भ में मत देखिए आप जस्टिस इनजस्टिस को, दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखिए। तो राइटर के अनुसार इंडिया की जो ये मांग है कि भैया हम तो कोल यूज करेंगे, ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मांग ये होनी चाहिए इंडिया समेत दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की कि ठीक है भैया हम भी एमिशन कम करेंगे, बट आप पैसे लाओ, आप टेक्नोलॉजी दो हमें, मतलब अभी के लिए थोड़ी बहुत जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दो, आगे फर्दर हम डेवलप कर लेंगे अच्छे से। आप पैसे दो, कम से कम इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि हिस्टोरिकली आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट चेंज के लिए। इसकी भरपाई तो आपको करनी चाहिए ना। भरपाई आप कर सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब कंट्रीज को पैसा देके, फिलहाल जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो देके। अगर इस बात पर सहमति बनती है ना, तो फिर जो अभी डेडलॉक है हमेशा रहता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके, वो डेडलॉक खत्म किया जा सकता है। ऐसे तो देखो ना डेवलपिंग कंट्रीज मानेंगे ना डेवलप कंट्रीज मानेंगे, और डेडलॉक चलता रहेगा, और मतलब कोई भी सीरियस ढंग से प्रयास नहीं करेगा क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो इससे तो पूरी जो मानव सभ्यता है वो खात्मे की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो दोनों को समझने की आवश्यकता है, डेवलप कंट्रीज को भी और डेवलप कंट्रीज को भी, यानी नॉर्थ जो है उसको भी और साउथ को भी। नॉर्थ मतलब ऊपर के जो अमीर देश हैं, साउथ मतलब नीचे के जो गरीब देश हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के अधिकार से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हॉस्पिटल में आग लगने की घटनाओं से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कल देखो एक काफ़ी दुखद खबर सामने आई मध्य प्रदेश के भोपाल में। जो वहाँ पर कमला नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें आग लग गई और 4 नवजात शिशुओं की डेथ हो गई। मतलब ऐसे बच्चे जिनका हाल ही में जन्म हुआ था उनकी डेथ हो गई। देखो हॉस्पिटल में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी नवंबर में कहाँ पे, महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोविड-19 के वार्ड में आग लगने की घटना घटित हुई थी। 11 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी। उससे पहले इसी साल मार्च में 10 लोगों की डेथ हो गई थी मुंबई के सनराइज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना से। देखो चिंता की बात यह है, हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं ना मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल में कोई तभी जाता है ना, पेशेंट बेचारा बीमार होता है, वो भाग भी नहीं सकता जल्दी से,
तो ये पूरी तरह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उन्हें सेफ लोकेशन पे पहुंचाना अगर इस प्रकार की आग लगती है। और हेल्थ वर्कर्स अपनी तरफ से बेचारे पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये आग लगने की घटनाएं हैं ना, ये बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर देखो 120 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है हाल फिलहाल में आग लगने की घटनाओं से संबंधित हॉस्पिटल्स में। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि कोविड-19 के बाद ये घटनाएं ज़्यादा क्यों हुई हैं? क्या कोई लिंक है कोविड-19 की महामारी और आग लगने की घटनाओं से संबंधित? लिंक तो देखो है, लिंक ये है, जैसे ही देखो कोविड-19 की महामारी आई ना, तो ज़्यादा बेड्स की आवश्यकता थी। वेरियस हॉस्पिटल्स ने बेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर दिया। जहां पहले हॉस्पिटल में 10 बेड थे तो 20 बेड कर दिए। बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने में दिक्कत नहीं आती, मतलब बेड ही तो खरीदना है आपको, जल्दी से खरीद सकते हो। लेकिन देखो कई सारे हॉस्पिटल्स ने गलती ये की है, बेड्स तो इंक्रीज हो गए लेकिन एक्स्ट्रा पावर लाइंस ऐड नहीं की हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो एडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता है वो ऐड नहीं किए हैं। वहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं उन्हें चलाने के लिए या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें चलाने के लिए, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब देखो शॉर्ट सर्किट हो गया। कोविड-19 के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद रहती हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, पीपी किट है जो आग जल्दी पकड़ता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। कोविड-19 से अगर कोई पीड़ित है तो ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध रहती है हॉस्पिटल में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कोविड-19 के बाद से हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी अगर चिंगारी भड़कती है ना, वो आग का रूप धारण कर लेती है। तो इसीलिए राइटर कहते हैं देयर इज ए लिंक, मतलब लिंक है। कोविड-19 के बाद आग लगने की घटनाएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं, उसका कारण यही है। वेंटिलेटर देखो अब 24 घंटे 7 दिन चलने लगा है, वेंटिलेटर्स की कमी है। तो ज़्यादा देर अगर वेंटिलेटर चलेगा तो शॉर्ट सर्किट की संभावना ज़्यादा है ना। एसी मान लीजिए, एसी अब पहले से ज़्यादा चलने लगा है, तो जितने ज़्यादा ये मशीनें ज़्यादा चलेंगी तो उतनी ही ज़्यादा संभावना है शॉर्ट सर्किट की। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता देखो ये है, ये जो हॉस्पिटल्स हैं ना सारे के सारे, ये ना सिर्फ फायर सेफ्टी ऑडिट करें बल्कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी करें। क्या जो मशीनें हैं वो सही चल रही हैं, इफेक्टिव ढंग से चलेंगी? उनको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है वो पहले से करके रखें। लास्ट में कहा जाता है आर्टिकल में, देखो हॉस्पिटल जो है वो हीलिंग जोन है, यहाँ पे तो लोगों का इलाज होता है। अगर यहीं पे आके लोग इंजर्ड हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी तो इससे बड़ी आयरनी और कुछ नहीं होगी। तो ये जो एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने लगे हैं हॉस्पिटल्स में, इनको देखो प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हॉस्पिटल्स में आग लगने की घटनाओं से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फूड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हो? जब देखो एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री, फिशिंग सेक्टर या फिर इन्हीं से संबंधित दूसरे सेक्टर्स के रॉ प्रोडक्ट्स की इस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनकी जो ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, और चेंज होने के बाद रॉ प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो एनिमल और ह्यूमन कंजप्शन के लिए। जैसे देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट क्या है? डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट है मिल्क, यानी दूध। दूध की हम इस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, दूध की जो फिजिकल और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और दूध एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बटर। दूध से हम बटर तैयार करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दूध की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री को आप क्या कहोगे? ये एक एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखिए। सोयाबीन ऑयल, मीट पैकेजिंग, चीज़, बटर, कॉटन सीड ऑयल, केन शुगर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो एक चीज़ आप याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं किसी रॉ प्रोडक्ट की, तो रॉ प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, मतलब वैल्यू एडिशन हो सकता है, फूड एडिटिव ऐड कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी अगर इंक्रीज करते हैं तो वो भी फूड प्रोसेसिंग में शामिल होगा।
समझ गए? मतलब हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं, सब कुछ ये सारी जो चीज़ें हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की? सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट ये है, इकोनॉमी के दो अहम पिलर्स के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इकोनॉमी का एक पिलर एग्रीकल्चर और दूसरा पिलर इंडस्ट्री, दोनों के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर के रॉ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है इस इंडस्ट्री पर ध्यान देके। और हमने ये भी डिस्कस किया था, जो एनिमल रियरिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसानों की इनकम को डबल करने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट, रिड्यूस मालन्यूट्रिशन। अब देखो रॉ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि आवश्यक जो विटामिन या फिर मिनरल्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, और बाद में बच्चे या फिर अडल्ट्स जब उनको कंज्यूम करते हैं तो उनको आवश्यक न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मालन्यूट्रिशन की समस्या को रिड्यूस करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रोल काफ़ी अहम हो सकता है। रिड्यूस फूड वेस्टेज। अगर देखो फूड प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती है कि प्रोडक्ट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो फूड वेस्ट होना काफ़ी कम हो जाएगा। अभी तो देखो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता तो फूड की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके रखा जाता है, तो वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, बूस्ट ट्रेड एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। जैसे देखो बासमती राइस है, बासमती राइस की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ वैल्यू एडिशन करके या फिर सेल्फ लाइफ इंक्रीज करके। तो इससे हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू जो है वो प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग माइग्रेशन। अभी देखो ग्रामीण इलाकों से लोग जाते हैं शहरों की तरफ रोजगार प्राप्त करने के लिए, जबकि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं ये तो रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, और वहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी तो लोकल जो युवा लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे शहरों में। तो माइग्रेशन के फेनोमेनन को कर्ब करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए देखो फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई है तो उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब उनके दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उन्हीं स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जा सकता है, इससे महंगाई नहीं आएगी। लेकिन अगर सेल्फ लाइफ कम होगी तो सोच के देखिए, स्टोर करके नहीं रखा जा सकेगा और एकदम से इन्फ्लेशन आ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन को कम करना मुश्किल साबित होगा। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, क्योंकि देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में तरह तरह के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, तो किसानों के पास भी एक इंसेंटिव रहेगा उन प्रोडक्ट्स को उगाने का, क्योंकि उनकी डिमांड होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, किसान अपने उन प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेगा अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, इन्हेंसेस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड। सिंपल सी बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इस प्रकार से होगी कि क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव की जा सकती है और टेस्ट जो है फूड का वो भी इंप्रूव किया जा सकता है आवश्यक एडिटिव्स ऐड करके। कंज्यूमर की जो चॉइस है वो भी इन्हेंस की जा सकती है। आज के समय में देखो ये स्टोरेज का ही कमाल है कि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया में बिकते हैं, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में बिकते हैं, इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ के रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब हम स्टेटस जानते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का फिलहाल स्टेटस क्या है। देखो वर्ल्ड में इंडिया का जो नंबर है वो सेकंड है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में, मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। बट प्रॉब्लम देखो ये है, जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 2% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग हो पाती है। प्रोसेसिंग हमारे देश में काफ़ी कम होती है
क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है हमारे देश में। 8% मैरीन प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है, 35% मिल्क की प्रोसेसिंग हो पाती है, 6% पोल्ट्री प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है। लाइव स्टॉक यानी पशुओं की पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में जितनी भैंस हैं उसका टोटल 50% भैंस सिर्फ इंडिया में है। वर्ल्ड में टोटल जितने कैटल हैं उसका 20% कैटल इंडिया में है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% मीट की प्रोसेसिंग हो पाती है, उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और 75% जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है फिलहाल हमारे देश में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी कम है। ये देखो कुछ कैटेगरीज हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। सीरियल या फिर पल्स मिलिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की हमारे देश में? देखो, प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग कैटेगरी पर देख सकते हो। फार्म लेवल प्रॉब्लम्स, मतलब खेत में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है किसानों को। सिंपल है, आप लिख सकते हो फार्म प्रोड्यूस काफ़ी कम होती है, मतलब ईल्ड जो है, पैदावार जो है काफ़ी कम होती है, किसानों को रिटर्न्स कम प्राप्त होते हैं और मटेरियल रिसोर्सेज का अभाव रहता है। आवश्यक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी फार्मिंग के लिए काफ़ी पुराने मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, मतलब बीज अच्छे नहीं होते, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते, वेदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहता है, कभी बारिश ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती किसानों के पास, उनको जल्द से जल्द अपनी प्रोड्यूस को मंडी में बेचना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फार्म लेवल पे किसानों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर प्रॉब्लम्स इस प्रकार से हैं, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए वो अपर्याप्त हैं, इनएडुकेट हैं। और फार्म प्रोड्यूस, मतलब किसान अपनी जो फसल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनकी क्वालिटी देखो हमेशा सेम नहीं रहती। कई किसानों की प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती है, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट से देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। अगर देखो दूसरे देशों से कुछ रॉ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं। रॉ मटेरियल और पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पैकेजिंग की कॉस्ट तो देखो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल नहीं हो पाती, क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज वाला। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जहाँ पर चीज़ों को जमा के रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो, वो कंटेनर्स उपलब्ध नहीं होते। तो ये उपलब्ध नहीं होते तो फिर एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है या फिर इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। देखो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, जो बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे आईटीसी, वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेती हैं, लेकिन सोच के देखिए छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो गांव में हैं, वो टीवी में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, वो रेडियो में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इनकम लेवल ज़्यादातर लोगों का कम है, तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोसेसिंग हुई है वो ज़्यादा बिक नहीं पाते। ये पॉइंट आगे भी आएगा कि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हमारे देश में कम है। सबसे लास्ट में कंज्यूमर किस बात से परेशान रहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। वो कहते हैं देखो, जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, यानी जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। प्राइस वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, कभी प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं कभी महंगे मिलते हैं, और सीजनल प्रोडक्ट्स पर अभी भी डिपेंडेंस है। लास्ट में जो सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे थोड़ी बहुत जिनकी प्रोसेसिंग हुई हो और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती हो, ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी जो है काफ़ी कम है। जैसे देखो, आजकल बने बनाए पराठे बिकने लगे हैं, बनी बनाई मैगी बिकने लगी है, तो ये सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं कि थोड़ी बहुत इनकी प्रोसेसिंग हुई है, आपको गर्म करना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में वैरायटी कम है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है।
उसके बाद हम जानते हैं रीजंस क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे देश में उतनी ग्रो नहीं कर पाई है जितना स्कोप है। पहला पॉइंट देखो ये है, ज़्यादातर हमारे देश में जो जनता है उनका इनकम लेवल कम है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोसेस्ड फूड्स को, क्योंकि प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो महंगे बिकते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पैकेजिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली देखो हमारे देश की जनता फ्रेश फूड को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय इसके कि पैकेज्ड फूड, जबकि यूएसए वगैरह में आपने देखा होगा कि रेडीमेड यानी जो प्रिजर्व फूड है, पैकेज्ड फूड, वो काफ़ी चलता है। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का कि हमारे देश में देखो फूड हैबिट्स का कोई नेशनल करेक्टर नहीं है। रीजन टू रीजन जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। साउथ इंडिया में कुछ अलग चलता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग चलता है, ईस्ट इंडिया में अलग, वेस्ट इंडिया में अलग। लेकिन अच्छी बात यह है कुछ प्रकार के जो खाने हैं अब वो नेशनलाइज होते जा रहे हैं। जैसे देखो फास्ट फूड जो है, जैसे समोसा वगैरह, ये अब देश में कहीं भी मिल जाता है। उसी प्रकार से कुछ वेस्टर्न फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी पूरे देश में अब मिलने लग गए हैं। इवन देखो कुछ आइटम्स हर एक कल्चर के इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि वो अब देश के ऑलमोस्ट हर कोने में मिलने लगे हैं। जैसे पंजाबी खाना है, छोले चावल, राजमा चावल, ये साउथ इंडिया में भी आसानी से एक्सेसिबल हैं, जबकि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल इडली, डोसा, ये अब नॉर्थ इंडिया में और देश के दूसरे कोनों में भी एक्सेसिबल हैं। तो मतलब हमारी जो कुछ फूड हैबिट्स हैं वो अब नेशनलाइज होती जा रही हैं। इवन चाइनीज़ फूड भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम्युनिकेशन अभी भी पुअर है। नेक्स्ट, नो रिलायबल कोल्ड चेन। कोल्ड चेन अगर देखो अवेलेबल हो तो प्रोडक्ट्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आइसक्रीम्स, इनको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, बट ऐसी कोल्ड चेन्स, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे देश में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन इज़ अनअफोर्डेबल। देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट कर सकें, मॉडर्नाइजेशन को अडोप्ट कर सकें। बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिर भी अफोर्ड कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वालमार्टाइजेशन अभी भी हमारे देश में काफ़ी कम है। वालमार्टाइजेशन का क्या मतलब है? देखो वालमार्ट मतलब सुपरमार्केट,